नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी और आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर बोन में। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन पर है जो काफ़ी सारे लोगों को इस दिक्कत से वो ग्रसित हैं और वो परेशान रहते हैं कि इस बीमारी के बारे में कहीं जानकारी मिले, इसका कुछ निवारण का तरीका पता चले। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नामक बीमारी पर या फिर कमर की गठिया की दिक्कत पर आधारित है। तो दोस्तों, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का वर्ड जो है, जो एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसे हम एंकाइलोज बोलते हैं। एंकाइलोज का अर्थ है फ्यूज होना या जकड़ जाना और स्पॉन्डाइलोज का अर्थ है कमर। तो मतलब इस बीमारी में हमारी कमर की जकड़न या अकड़न की तकलीफ होती है और हमारी कमर स्टिफ हो जाती है। ये किन लोगों में कॉमनली देखा जाता है? अगर हम देखें तो ये मोस्ट कॉमनली मेल्स में, जो कि 20 to 40 ईयर्स की एज ग्रुप में होते हैं, उनमें बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। तो टिपिकली जो इसका पेशेंट होता है वो एक यंग मेल पेशेंट होता है। फीमेल्स में ये बहुत रेयर है, बट कुछ फीमेल्स में भी ये देखने को मिलता है। अगर हम मेल पैटर्न डिजीज़ को बोले तो ज़्यादातर इनमें जकड़न की दिक्कत होती है और फीमेल्स में अगर देखें तो उनमें सूजन या स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून से क्या अर्थ है? जब भी किसी पेशेंट का डॉक्टर HLA-B27 नामक टेस्ट कराता है और HLA-B27 पॉजिटिव आता है तो पेशेंट बहुत ही जल्दी डर जाता है कि हमारा HLA-B27 पॉजिटिव आ गया, हाय राम, अब क्या होगा। तो दोस्तों, HLA-B27 क्या है? HLA-B27 एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी शरीर की कोशिकाओं के ऊपर सरफेस पे पाया जाता है। ये प्रोटीन एक क्लेप्शला निमोनिया नामक बैक्टीरिया से बिल्कुल मैच करता है, उसके सरफेस प्रोटीन से। तो हमारी शरीर की कोशिकाओं को ऐसा लगता है कि ये कोई गंदा प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में आ गया और हमारी जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो उसको अटैक करने लग जाती हैं, उसको मारने की कोशिश करती हैं। तो एक तरह से बॉडी हमारी गुमराह हो जाती है और अपनी ही सेल को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उनमें HLA-B27 जीन दिखाई देने लगता है। इसलिए इस बीमारी को एक ऑटो इम्यून बीमारी बोलते हैं। मतलब ऐसी बीमारी जिसमें हमारी शरीर के ही कोशिकाओं को डैमेज करने लगती है। तो दोस्तों, इस बीमारी के प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता लग सकता है कि हमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं हो रहा? तो इसे जैसे मैंने बताया कि टिपिकली यंग मेल्स में होगा, कम उम्र के मेल्स में ये बीमारी होती है। इस बीमारी में मॉर्निंग स्टिफनेस नाम की चीज़ होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस क्या है? मॉर्निंग स्टिफनेस का अर्थ है कि सुबह जब सो करके उठते हैं तो जकड़न होती है शरीर में और ये जकड़न टिपिकली आधे घंटे से ज़्यादा लास्ट करती है। इसके अलावा मरीज़ को सोने के बाद टिपिकली 3 से 4 बजे सुबह, 5 बजे के आसपास अर्ली मॉर्निंग उसकी दर्द से नींद खुल जाती है। ये जो दर्द होता है, कमर का दर्द जो होता है, ये टिपिकली रेस्ट से बढ़ता है और एक्सरसाइज करने से या स्ट्रेचिंग करने से या किसी तरह का योग करने से ये दर्द कम होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज से ये दर्द कम होता है और रेस्ट करने से बढ़ता है। तो अब इस बीमारी को हमने ये फीचर्स देख लिए। अब ये कौन कौन सी हड्डियों या कौन कौन से जोड़ों को इफेक्ट करता है? तो ये सबसे कॉमनली हमारे कूल्हे के जॉइंट को, जिसको सैक्रोइलियक जॉइंट भी कहते हैं, इसके अलावा कमर के निचले भाग को इफेक्ट करता है। दोनों कंधे, कुहनी और एड़ी की हड्डी को भी इफेक्ट कर सकता है। अगर ट्रीटमेंट का अभाव रहता है तो कई बार ये कमर की हड्डी के निचले भाग से शुरू होकर के नेक की हड्डी तक, सर्वाइकल स्पाइन तक भी जा सकता है। और ऐसे केसेस में टिपिकली पेशेंट का कुबड़ निकल जाता है और पेशेंट एकदम झुक जाता है आगे की तरफ। ये लेकिन एडवांस केसेस में ऐसा होता है। इसके अलावा इसका असर आंखों पे पड़ता है, आयराइटिस की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा स्किन पे इसका फर्क पड़ता है, सोरियासिस जैसी बीमारी होती है स्किन में। इसके अलावा पेट पर भी इसका असर पड़ता है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की दिक्कत भी हो सकती है।
तो दोस्तों अब हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें हम ब्लड टेस्ट में HLA-B27 नामक जीन देखते हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि HLA-B27 आपका पॉजिटिव आया तो आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही है, लेकिन 85% पेशेंट्स में अगर HLA-B27 एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में 85% केसेस में HLA-B27 पॉजिटिव होता है। बट ये अर्थ नहीं है कि अगर वो है तो हमें AS ही है। दूसरा, हम CBC, ESR, CRP नामक टेस्ट करा के देखते हैं। उनका इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें बीमारी के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। इसके अलावा एक्सरे हम कराते हैं कमर और कूल्हे का, उससे हम स्क्रीन करते हैं। और फाइनली कई बारी हम लोग MRI की भी जांच कराते हैं, जिससे हमें सैक्रोइलियाक जॉइंट के आर्थराइटिस या फिर उसके इन्फ्लेमेशन को, जिसको टिपिकली सैक्रोइलियाइटिस कहा जाता है, वो हम देखते हैं। इसको हम ऐसे समझें कि जहाँ पर कमर और कूल्हे की जोड़ मिलते हैं उस भाग में सूजन हो जाती है। तो दोस्तों एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वर्ड सुन करके या बीमारी का नाम सुन करके हमें डर नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने में ऐसा था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन उसका कारण ये भी था कि जब मरीज़ हमारे तक पहुंचता था तो वो यूजुअली टर्मिनल स्टेज में आता था, जब उसकी डिजीज़ एक इरिवर्सिबल या फिर ठीक करने के स्टेज से निकल चुकी होती थी। तो अगर हमें अर्ली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो कुछ दवाएं और मात्र एक्सरसाइज करने से हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दोस्तों इस बीमारी में फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है और हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करना है। मेरे चैनल पे 2 वीडियोस हैं बैक की एक्सरसाइजेस पे, एक शियाटिका में एक्सरसाइजेस और एक टेल बोन पेन एक्सरसाइजेस का वीडियो है, वो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस है जो आप रेगुलर वे में कर सकते हैं। हम इसमें दवाएं क्या क्या ले सकते हैं। यूजुअली हम लोग इनिशियल पीरियड में इसमें एनसेड्स प्रिस्क्राइब करते हैं, दर्द निवारक गोलियां, लेकिन उन्हें भी एक मॉडरेशन में लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और जब दर्द कंट्रोल के बाहर हो तभी उसको हमें उसका सेवन करना है। इसके अलावा कई बार स्टेरॉइड्स मेडिसिन भी यूज़ होती हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन जिसे हम DMARDs कहते हैं उसे भी हम कई बार इसमें यूज़ करते हैं। अभी लेटेस्ट मेडिसिन जो इस समय मार्केट में हैं जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जिनका बहुत अच्छा रोल है, वो TNF अल्फा एंटागोनिस्ट मेडिसिन हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें अडालिमुमाब, इन्फ्लिक्सीमाब ऐसी दवाएं हैं और इनका टर्मिनल स्टेज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छा रोल है। अगर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हमारे कूल्हे की हड्डी घिस गई है या फिर डैमेज हो रही है तो उसमें जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी का भी ऑप्शन है। तो ये बातें तो दोस्तों टर्मिनल स्टेज के लिए हैं। अगर हम लोग इनिशियली इसका एक अच्छे चिकित्सक से डायग्नोसिस करा देते हैं और ट्रीटमेंट हम रेगुलर वे में करते हैं तो ज़्यादातर पेशेंट्स में हम एक अच्छी एक्सरसाइज प्रणाली से हम इस डिजीज़ होने के बावजूद हम अच्छे से जी सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ज़रूरी ये है कि हम टाइमली अपने क्लिनिशियन से इस चीज़ का डायग्नोसिस करा लें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित कोई भी आपको प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।